आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, थोड़ा ओवरव्यू जो स्टार्टिंग में वो मैं फ्लो चार्ट के थ्रू दूंगा। ठीक है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में सबसे पहला जो टॉपिक है, एक आप किस फ्यूल को आप बोल सकते हैं गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उसकी बहुत सिंपल डेफिनेशंस है, सिंपल पॉइंट्स है जो आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में। ठीक है, एक अच्छा फ्यूल, एक गुड फ्यूल या एक आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए? एक आइडियल फ्यूल ऐसा होना चाहिए जो लेस पोल्यूशन क्रिएट करे, ईजिली ट्रांसपोर्टेबल हो, ठीक है, ईजिली एसेसिबल हो, मतलब ईजी तरीके से मिल जाए आपको। ठीक है, इकोनॉमिकल हो, मतलब चीप हो, ठीक है, सस्ता हो, फिर पॉल्यूशन क्रिएट ना करे, और कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है किलो जूल पर केजी। ये भी क्लास 8th में पढ़ा है आपने, किलो जूल पर केजी मतलब 1 kg अगर आप फ्यूल बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उससे कितनी एनर्जी क्रिएट होती है, कितनी किलो जूल क्रिएट होती है। तो अगर कैलोरीफिक वैल्यू अगर हाई होगा तो वो फ्यूल ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो बर्न होने के बाद ज़्यादा एनर्जी आपको देगा। ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वही मैंने लिखा है। हाई CV का मतलब है कैलोरीफिक वैल्यू, ईजिली एसेसिबल, इकोनॉमिकल, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, एंड लेस पॉल्यूशन। ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्यूल, गुड सोर्स ऑफ फ्यूल या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जो नेचर में एनर्जी है वो दो टाइप में आपकी डिवाइडेड है। एक है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको नॉन रिन्यूएबल भी बोला जाता है। एक है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको रिन्यूएबल भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले कन्वेंशनल से। कन्वेंशनल जिसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, ये भी वर्ड आपके लिए कोई न्यू नहीं है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, है ना। एक बार कंज्यूम होने के बाद, एक बार उसका कंजप्शन होने के बाद वो पूरा ख़त्म हो जाते हैं और उनको हम वापस रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब वो नेचर में वापस आ नहीं सकते। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स में जनरली कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आती है। कोल है ना, कोल जो आपको अर्थ माइंस में से जो मिलता है, ठीक है, उसमें भी 4 कैटेगरी होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, है ना, पीट। सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइट होता है कोल, जिसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है और उसी की कैलोरीफिक वैल्यू भी सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, फिर आता है पेट्रोलियम, जो सी और लैंड दोनों में से मिलता है। ठीक है, वही जो आपको क्रूड ऑयल बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो? क्रूड ऑयल, है ना। क्रूड ऑयल ही आपका पेट्रोलियम होता है, जिसमें से आपको पेट्रोल, केरोसिन, नैप्था, बिटुमिन, जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम आपने पढ़ा होगा क्लास 9th और 8th में, तो क्रूड ऑयल का पेट्रोलियम होकर आपको वेरियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर आपका आता है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में आपका CNG भी आता है, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो आपके ऑटो रिक्शाज और बसेस में चलते हैं, जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं पर बहुत कम करते हैं कंपेयर टू किससे? कोल और पेट्रोलियम से। ठीक है, फिर आपका LPG, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, जो कुकिंग में यूज़ होता है, LPG के जो सिलेंडर्स होते हैं। और PNG आता है, प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस, है ना, जो वो पाइप में जो गैसेस आती है आजकल कुकिंग पर्पसेस के लिए, वो PNG होती है। ठीक है, तो नेचुरल गैस की भी तीन टाइप है, CNG, PNG एंड LPG, है ना। तो वो भी नेचुरल गैस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब आपके नॉन रिन्यूएबल है। अगर अर्थ पे ख़त्म हो जाते हैं तो इसके बाद इसको हम वापस रीजनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फॉसिल फ्यूल। दूसरा आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से निकाले जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, सॉरी। और उसमें 2 प्रोसेस मेन होते हैं, फिजन और एक फ्यूज़न। देखिए, फ्यूज़न की कैपेसिटी नहीं है हम लोगों की, क्योंकि फ्यूज़न में जो एनर्जी लिबरेट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसको हम हार्नेस नहीं कर सकते, मतलब यूटिलाइज नहीं कर सकते। फ्यूज़न का जो सोर्स है वो आपका सन का है। सन के अंदर हाइड्रोजन जो होता है ऑलमोस्ट 70% है और 25% हीलियम है। हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बनाते हैं और उसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से सन आपको लाइट और हीट एनर्जी देता है। ठीक है, तो उसमें इतना ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होता है दैट कांट बी हार्नेस्ड। उसको हम हार्नेस नहीं कर सकते, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम दूसरे प्रोसेस में जाते हैं, फिजन में। फिजन में हम एक हैवी न्यूक्लियस को, एक हैवी यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, इसके जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं वो स्प्लिट होते हैं और 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियस में स्प्लिट होकर वो एनर्जी लिबरेट करते हैं और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, तो अब ये तो हुआ था आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है,
अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, कोल का यूसेज, आप कोल का सबसे ज़्यादा यूसेज है इलेक्ट्रिसिटी में। अगर मैं बात करूँ कोल का, तो कोल 70% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के अंदर प्रोवाइड करता है, ऑलमोस्ट 70%, ठीक है। क्योंकि कोल कहाँ यूज़ होता है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट मतलब आसपास जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में क्या यूज़ होता है, कोल। और थर्मल पावर प्लांट में किस तरह से एनर्जी बनाई जाती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको बता दूं इंडिया के अंदर जो 70% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। जो उसमें मेन जो फ्यूल है वो क्या है, कोल है, ठीक है। तो कोल, ठीक है। अब हम आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसको रिन्यूएबल भी बोला जाता है। रिन्यूएबल मतलब जो बार बार यूज़ की जा सकती है। तो उसके अंदर हाइड्रो एनर्जी जो वाटर से एक्सट्रैक्ट की जाती है, सोलर एनर्जी ये आपने पढ़ ही रखा है, विंड एनर्जी विंड से एक्सट्रैक्ट की जाती है, बायोमास, ठीक है, जो एनिमल डंग और जो प्लांट वेस्ट होता है, एनिमल एक्सक्रिएटा होता है, उससे जो एनर्जी निकलती है वो बायोमास एनर्जी होती है। जियोथर्मल एनर्जी, जो जियो मतलब अर्थ में से जो एनर्जी निकलती है, जो स्टीम निकलती है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो जियोथर्मल एनर्जी होती है। फिर एनर्जी फ्रॉम सी, उसके अंदर आपकी ओशन थर्मल एनर्जी आती है और टाइडल एनर्जी भी आती है। तो वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 डिटेल में। तो ये एक फ्लो चार्ट था आपका कि चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से आपको एक आइडिया आ गया होगा कि हमारे चैप्टर में क्या क्या है, कन्वेंशनल में क्या क्या है, नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम नॉन कन्वेंशनल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हाइड्रो एनर्जी, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। प्लांट हम स्टार्ट करते हैं। थर्मल पावर प्लांट समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही बेस है सभी एनर्जी को समझने के लिए। क्या मैकेनिज्म है कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कोई भी एनर्जी, जैसे कि थर्मल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, या मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि हमारा जो मेन हमको जो चाहिए वो क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए जो हमारे घर में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट को समझते हैं क्या क्या होता है। तो आपको ये जो बॉक्स टाइप चैम्बर दिख रहा है ये आपका एक बॉयलर होता है। क्या होता है, बॉयलर। बॉयलर का मतलब एक ऐसा डिवाइस होता है, बहुत बड़ा होता है बॉयलर एक्चुअल में, ठीक है। जिसके अंदर हम कोल, ये फर्नेस है ना, इसमें हम कोल को बर्न करते हैं। कोल के बर्न होने से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और इसके अंदर जो वाटर होता है उसको हीट मिलती है। तो आपको पता है जब वाटर को हीट मिलेगी तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, है ना। वो स्टीम बनाना स्टार्ट कर देगा। तो स्टीम आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये स्टीम वाला है, क्योंकि यहाँ से हीट प्रोड्यूस हुई और ये हीट प्रोड्यूस होके वाटर को क्या किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। अब ये स्टीम इस पाइप से किस में जाएगी, इस वाले चैम्बर में, जिसके अंदर एक टरबाइन होगी। टरबाइन एक तरह का फैन होता है, पर एक्चुअल में जो टरबाइन होती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही बड़ी बड़ी टरबाइंस बनाई जाती है। अब टरबाइन जो है उस पर जब ये हाई प्रेशर के साथ जब स्टीम क्या होगी, स्ट्राइक करेगी, तो ये टरबाइन क्या होगी, घूमेगी, है ना। ये टरबाइन घूमेगी तो इसके साथ जो आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं शाफ्ट। ये जब टरबाइन घूमेगी तो टरबाइन के साथ ये रॉड लगा हुआ है ना, ये रॉड लगा हुआ है। तो जैसे टरबाइन घूमेगी तो ये रॉड भी क्या होगा, घूमेगा। ये रॉड मतलब शाफ्ट घूमेगा। तो ये जो शाफ्ट है ये किसके साथ कनेक्टेड है, जनरेटर के साथ। और जब शाफ्ट जो होता है जब वो घूमता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, क्यों प्रोड्यूस करता है, वो एक्चुअल में जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है उसमें जो आपका एसी जनरेटर है, आप उसमें आप बहुत एक्सप्लेन तरीके से आप उसमें समझ लोगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा समझने आपको जो मेन पॉइंट है इसमें वो ये है कि जब शाफ्ट घूमता है तो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर मतलब जो वायर होता है उस जो जनरेटर के अंदर होता है कंडक्टर, और जनरेटर के अंदर ही नॉर्थ और साउथ पोल की दो मैग्नेट होते हैं, ठीक है। दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल मैग्नेट का, एक साउथ पोल। तो जैसे ही शाफ्ट घूमता है तो ये जो कंडक्टर दिख रहा है आपको ABCD, ये भी घूमता है शाफ्ट के साथ। जब ये शाफ्ट के साथ घूमेगा तो नॉर्थ से साउथ पोल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उसको ये कट करेगा और उससे की इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ये हम AC जनरेटर जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि जब शाफ्ट घूमेगा तो क्या होगा, जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और जनरेटर क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये जो पूरा अरेंजमेंट आप देख रहे हैं जनरेटर का, ये इसके अंदर का अरेंजमेंट है। जनरेटर के अंदर ही नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं और इसी के अंदर एक कंडक्टर रखा होता है जो शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। तो शाफ्ट घूमता है तो कंडक्टर घूमता है, और कंडक्टर जब घूमता है तो नॉर्थ से साउथ पोल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको कट करता है
ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब यहाँ पे स्टीम ने तो इसको घुमा दिया, जो स्टीम स्पेंट हो गई वो फिर कूल हो जाती है धीरे टाइम के साथ, और कूल होने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट होकर वापस किस में आ जाती है, बॉयलर में आ जाती है। बॉयलर फिर से उसको हीट करता है, फिर से स्टीम बनाता है। तो स्टीम यहाँ पे मेन क्या है, मेन यही है कि कोल को बर्न करके वाटर को स्टीम बना रहे, हीट कर रहे हैं। स्टीम टरबाइन को घुमा रही है, टरबाइन से शाफ्ट घूम रहा है, शाफ्ट घूमने से कंडक्टर घूम रहा है जो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो ये है आपका थर्मल पावर प्लांट। इसी मैकेनिज्म पे बाकी सब प्लांट्स भी डिज़ाइन किए हुए हैं। आप अगर ये आपको पॉइंट एकदम क्लियर है तो बाकी बस आपको जस्ट रिव्यू ही करना रह जाएगा, क्योंकि कुछ नया नहीं मिलेगा, सब में मैकेनिज्म आपको यही मिलेगा। सब में किसी ना किसी तरीके से टरबाइन को घुमाना है, टरबाइन को घुमाने के बाद शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है कंडक्टर, और कंडक्टर जब भी घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो वाटर से डिराइव हुई है, वाटर की प्रेशर एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी उससे डिराइव हुई है, मतलब उसको कन्वर्ट करा है किसमें, इलेक्ट्रिकल में। तो उसका जो पूरा डायग्राम है कुछ इस तरह का है, और पूरा जो किस तरह से काम होता है। तो ये आप देख सकते हैं, एक डैम है, ठीक है। डैम में मिडवे बीच में आप एक गैप देख सकते हैं, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक रिजर्वियर है। रिजर्वियर मतलब जो वाटर को होल्ड करके रखेगा, ठीक है। ये यहाँ तक पूरा ये वाटर ही वाटर इसमें फिलअप है रिजर्वियर में, एक टैंक जैसा समझ सकते हैं आप, ठीक है। और ये डैम है जो आपको ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मेसोनरी स्ट्रक्चर होता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिड वे में देख रहे हैं, यहाँ पे गैप है, पानी मतलब यहाँ रिजर्वियर का जो पानी है, ठीक है, जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ये आपने पढ़ के आया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh। हाइट जितनी ज़्यादा होगी पानी की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। यहाँ पे गेट्स लगे रहते हैं, उन गेट्स को बोलते हैं स्लुइस गेट्स। क्या बोलते हैं? स्लुइस गेट्स, है ना। स्लुइस गेट्स जब बंद होते हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये पानी आगे मूव नहीं कर पाएगा और इस पाइप में नहीं जा पाएगा। देखिए आप यहाँ से, ये पानी इस तरह से फ्लो करेगा वाटर, और ये वाटर बहुत हाई फास्ट फ्लोइंग वाटर किसको हिट करेगा? टरबाइन को। तो अभी क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले थर्मल पावर प्लांट में, कि टरबाइन जब घूमती है, क्योंकि यहाँ पे घुमाने के लिए कौन हिट कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, वाटर स्ट्राइक कर रहा है, और ये बहुत हाइट से पोटेंशियल एनर्जी वाला वाटर है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत हाई एनर्जी, हाई पोटेंशियल एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी लेके वाटर किस पे हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा? टरबाइन पे। और जब टरबाइन रोटेट होगी तो आपको पता है, जब टरबाइन रोटेट होगी तो उसके साथ जो शाफ्ट एस दिख रहा है आपको, ये रोटेट होगा, और जब शाफ्ट रोटेट होगा तो उसके अंदर का जो कंडक्टर है वो रोटेट होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको कट करेगा, और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। तो ये पूरा था आपका क्या, थर्मल, ये हाइड्रो पावर जो है किस तरह से जनरेट होता है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ से जो वाटर निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्लुइस गेट होते हैं। स्लुइस गेट आप ओपन करेंगे तो ही वाटर इस पाइप में जा पाएगा, ठीक है। स्लुइस गेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो ओपन करेंगे तभी ये पानी आगे मूव करके इस पाइप में बहुत हाई प्रेशर के साथ इसको हिट करेगा, टरबाइन को, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हाइड्रो पावर का अगर बेसिक प्रिंसिपल बोलूँ तो इट कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रिजर्वियर। इसके अंदर जो वाटर है अभी रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट पे कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ, अगर इसका कन्वर्जन देखा जाए तो पोटेंशियल से पहले काइनेटिक होगी, काइनेटिक से फिर आपकी इलेक्ट्रिकल होगी। तो मेन क्या हुई? पोटेंशियल से कहाँ पहुँचे आप? लास्ट पार्ट क्या आपका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये आपका हाउ डज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क, ये उसके ऊपर था। अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह की एनर्जी इनएग्जॉस्टिबल होती है, मतलब ये बार बार रिन्यू हो सकती है, क्योंकि इसमें जब रिजर्वियर डाउन होगा तो वो वापस रेन वाटर से फिलअप हो जाएगा, उसका कुछ होने वाला नहीं है, या आप एनर्जी बार बार जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इनएग्जॉस्टिबल इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है नो पॉल्यूशन, ये किसी भी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, ठीक है। और थर्ड एडवांटेज है कि डैम्स जो होते हैं, जो आप डैम्स बनाते हैं, ये फ्लड को कंट्रोल करते हैं और इरिगेशन को सपोर्ट करते हैं, तो डैम्स उसमें भी काम आते हैं। फिर डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज पहला ये है कि ये जो डैम्स बनाने में जो लैंड चाहिए वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका जो कैपिटल कॉस्ट है, जो डैम कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट है, वो बहुत हाई होता है।
ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब ये डैम बनता है तो वहाँ का जो पूरा एग्रीकल्चर लैंड है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि ये पूरा मैसोनरी स्ट्रक्चर है, तो ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर लैंड को वहाँ से पूरा क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्लोरा एंड फौना, जितनी भी प्लांट की वैरायटीज़ है या एनिमल की वैरायटीज़ है उस पर्टिकुलर एरिया की, वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा तो वहाँ पे कोई भी तरह का एनिमल और प्लांट रह नहीं सकता, वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है, ये इसके एडवांटेजेस है, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ओके। बट हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ विंड एनर्जी, है ना। तो जो एनर्जी जो उनको विंड से मिलती है, तो उसके लिए विंड टर्बाइन, है ना, विंड एनर्जी विंड टर्बाइन होती है वो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंड मिल बोलते हैं मेन चीज़ जो होती है। ये जो आपको पूरा सेटअप दे रखा हुआ है वो विंड मिल का है, इसका सेटअप है विंड मिल का, ठीक है। तो अब किस तरह से काम होता है वो मैं आपको समझा दूँ। तो यहाँ पे जो विंड क्या मतलब, जब एयर बहुत ज़्यादा स्पीड से फ्लो करती है तो उसको हम विंड बोलते हैं। तो वो क्या प्रोसेस करती है, काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी जब विंड लेके आती है, और जो ये विंड टरबाइन होता है, आगे आपने देखा होगा ट्राइमेरस स्ट्रक्चर होता है, ट्रायंगुलर प्लेट्स होती है, बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है। तो जब ये विंड इस पर स्ट्राइक करती है तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये घूमता है, ठीक है ना। ये काइनेटिक एनर्जी, जो विंड है काइनेटिक एनर्जी लेके आएगी, इस पर स्ट्राइक करेगी, जिससे कि टरबाइन, जो विंड टरबाइन है वो घूमेगा। तो आपको पता है जब टरबाइन घूमेगा तो इसके साथ जो शाफ्ट लगा है वो भी घूमेगा जनरेटर के अंदर, और शाफ्ट घूमेगा तो कंडक्टर घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। एक स्मॉल इलेक्ट्रिक जनरेटर डेवलप होता है, एक लगा होता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती रहती है। अब इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं विंड मिल, और इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है ये आपका विंड टरबाइन होता है, ठीक है ना। और ये यहीं इसके अंदर ही एक मशीन होती है, जो जनरेटर वाली एक मशीन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। क्यों प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से ये विंड टरबाइन घूम रही है, शाफ्ट घूम रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी कन्वर्जन की। तो डायरेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये विंड एनर्जी का एनर्जी कन्वर्जन है। अब लिमिटेशंस की बात करें, लिमिटेशंस एक तरह का डिसएडवांटेज, ठीक है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विंड की मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। 15 किलोमीटर पर आवर चाहिए ही चाहिए इन विंड टरबाइन को घुमाने के लिए, क्योंकि जब तक ये घूमेगी नहीं विंड टरबाइन तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होना। उसके लिए आपको 15 किलोमीटर पर आवर की कम से कम स्पीड चाहिए, ठीक है, इतनी स्पीड होनी चाहिए। दूसरा, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, इनको सेटअप, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और इनको सेटअप करने के लिए कोस्टल एरियाज जो होते हैं, सी शोर्स वाले जो एरिया होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इतने हैवी स्ट्रक्चर होते हैं और इतना इनका एरिया बड़ा होता है कि बाई चांस कभी कोई साइक्लोन आता है तो अगर ये टूट गए गलती से, इनकी जो टर्बाइंस होती है, और वो किसी रेसिडेंशियल एरिया में गिरी जाके, तो वो पूरा जो हाउस है वो भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इनको इसलिए बहुत दूर क्या किया जाता है, लगाया जाता है, और जिससे कि इनका कैपिटल कॉस्ट, जो इनका सेटअप का कॉस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड का रिक्वायरमेंट है, तो उनका वो बहुत हाई हो जाता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस है, ये बहुत ज़रूरी है विंड एनर्जी में ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पे एडवांटेजेस तो वही है, नो पॉल्यूशन, और इनएग्जॉस्टिबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, नो पॉल्यूशन है, कोई भी किसी भी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। तो वो तो उसके एडवांटेजेस तो वही रहने वाले हैं इनएग्जॉस्टिबल के, ठीक है। ये 3 लिमिटेशंस है, वो आपको ध्यान में रखनी है। मैकेनिज्म वही है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, सबका मैकेनिज्म वही है। टरबाइन घूमेगी, टरबाइन से शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट से कंडक्टर घूमेगा, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी बाय द जनरेटर, ओके। तो स्टार्ट कर रहे हैं सोलर एनर्जी, या वेल नोन टॉपिक है आप सभी के लिए। और आपने जब जाते हैं तो आपने स्ट्रीट लाइट्स भी देखी होगी जो सोलर पैनल से चलती है, जो सोलर पैनल जिस पर बना होता है। जो सोलर पैनल होता है वो ग्रेफाइट और सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है, और वो किस तरह से वर्क करता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है सोलर कांस्टेंट के बारे में जानने के लिए कि सोलर कांस्टेंट क्या है। ये आपका एक येलो सा बॉक्स है एनसीईआरटी में, उसमें दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड पर सेकेंड बाई 1 स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अर्थ स्पेस एक्सपोज परपेंडिकुलरली टू द रेज ऑफ द सन, ठीक है। जब सन की रेज परपेंडिकुलर पड़ती है किसी सरफेस पे, परपेंडिकुलर पड़ती है किसी सरफेस पे जिसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और कितनी देर के लिए 1 सेकेंड के लिए, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है। इंडिया के लिए अच्छा है क्योंकि हमारे पास जो सन की जो एनर्जी, सन की रेडिएशन है वो बहुत हाई आती है,
इसलिए हम सोलर एनर्जी बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अभी इतने सालों में जितने इन्वेंशंस हुए हैं सोलर एनर्जी के जो फील्ड में जो इन्वेंशंस होते जा रहे हैं, उससे सोलर एनर्जी क्या होती जा रही है, अभी उसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये किसी भी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, ऊपर से ये इनएग्जॉस्टेबल है, ये कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इन्वेंशंस होते जा रहे हैं जिससे कि ये चीप भी होती जा रही है डे बाई डे, ठीक है, ईयर बाई ईयर ये चीप भी होती जा रही है। तो जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है वो है आपकी 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितनी पावर, 1.4 किलोवाट, मतलब 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इतना एरिया रिसीव करता है, ठीक है, एज पर सोलर, मतलब सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है, 1.4 किलोवाट का पावर 1 मीटर स्क्वायर जनरेट मतलब कर सकता है, ठीक है, पर उतना जनरेट होगा नहीं क्योंकि एफिशिएंसी किसी भी डिवाइस की 100% होती नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अब बात करते हैं सोलर एनर्जी के एप्लीकेशन की। तो सोलर हीटिंग डिवाइसेस पे आते हैं। तो सोलर हीटिंग डिवाइसेस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हम लोग को काम लेना है वो इन डिवाइसेस से लेना है। जैसे सोलर वाटर हीटर, ये रूफ टॉप पे देखा होगा वाटर हीटर्स लगे रहते हैं, उस पर एक पैनल लगा रहता है, ठीक है, उस पर सन की रेज स्ट्राइक करती है और वो जो वाटर है, वाटर हीटर काम करता है और जो वाटर क्या आपको गर्म देता है, एकदम हॉट वाटर मिलता है, वो सोलर वाटर हीटर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन जो कि है सोलर सेल और सोलर कुकर। तो सोलर सेल समझाने से पहले मैं सोलर कुकर समझाता हूँ। सोलर कुकर बहुत सारे आपने मतलब जो अर्ली क्लासेस में इसका प्रोजेक्ट भी किया हुआ। सोलर कुकर में एक तरह का बॉक्स टाइप का कुकर होता है, ठीक है, जिसमें जो अंदर का जो बॉक्स होता है उसको हम ब्लैक पेपर से पूरा कवर अप कर लेते हैं और उसके ऊपर एक ग्लास लिड लगा देते हैं और एक इस तरह का कॉन्केव शेप का एक मिरर होता है। तो उस पर जब सन की रेज डायरेक्ट होती है, टकराती है, तो रिफ्लेक्ट होके उस ग्लास लिड में से उस बॉक्स के अंदर जाती है और उस बॉक्स के अंदर कुछ भी जो फूड आर्टिकल है, फूड का कुछ भी जो है, जैसे कि राइस है या कुछ है, जो मतलब जो एक्चुअली सोलर कुकर में अगर मैं देखा जाए तो 80 से 90 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम इतना टेम्परेचर जनरेट होता है। इसमें आप ये चपाती या ऐसा कुछ बन नहीं सकता है, हाँ, पर फूड को हम गर्म कर सकते हैं, वार्म कर सकते हैं और जो छोटी मोटी चीज़ें वो थोड़ी बहुत बन सकती है, पर 80 से 90 डिग्री सेल्सियस इसकी एफिशिएंसी है, उससे ज़्यादा ये हीट नहीं दे पाता। होता बस सिंपल सा मैकेनिज्म है, सन की रेस पड़ती है, स्ट्राइक करती है मिरर पे, मिरर से सन की रेस रिफ्लेक्ट होती है, ग्लास लिड से सन की रेस पास होती है और बॉक्स में जो अंदर ब्लैक सरफेस होता है वहाँ पे जाके वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि ब्लैक इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ लाइट, है ना। तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो अंदर का जो बॉक्स वाला सरफेस है वो गर्म होता जाएगा, तो उसमें जो भी चीज़ आप रखोगे तो वो वार्म अप हो जाएगी, ठीक है। तो वो सोलर कुकर उस तरह से काम करता है। फिर मैं आता हूँ सोलर सेल। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि सोलर सेल जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये कुछ सन की रेज आती है, ठीक है, इसके ऊपर सोलर सेल के ऊपर स्ट्राइक करती है। सोलर सेल पे जो लेयर होती है वो सिलिकॉन और बोरॉन की होती है। किसकी होती है? सिलिकॉन और बोरॉन की लेयर होती है और इसके दो टर्मिनल इस तरह से होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और एक यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये सोलर सेल है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब इस पे सन की रेज स्ट्राइक करती है तो सन की रेज क्या कर रही है, हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्साइट होकर फ्लो करना स्टार्ट कर जाते हैं और एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाती है। जो भी एनर्जी बनती है वो आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ोगे, वो डीसी करंट के फॉर्म में बनती है, ठीक है, क्योंकि ये सेल है। सेल बैटरी हर बार कैसा करंट देती है, डीसी, डायरेक्ट करंट देती है, और जो हमारे घर में आता है वो अल्टरनेटिंग करंट है, वो एसी है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करंट स्टोर होता है और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सोलर सेल है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसको यूज़ करना भी थोड़ा टफ है। ये स्पेस एप्लीकेशंस में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो सैटेलाइट्स हम लोग भेजते हैं उनको रन करने के लिए, उनमें डिवाइसेस ऑपरेट करने के लिए, वहाँ सोलर सेल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। तो और जो शी शोर पे जो होते हैं आपके मतलब रेसिडेंशियल एरिया, वहाँ पे लाइट अप करने के लिए, या कुछ रूरल एरियाज़ है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत है, पर ये होता कॉस्टली है सोलर सेल, ठीक है। और अभी तक जो मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला जो सोलर सेल हम रीच कर पाए हैं वो है 25% एफिशिएंसी हमको मिल चुकी है सोलर सेल में। 25% एफिशिएंसी का मतलब होता है अगर आप 100 जूल एनर्जी इनपुट दोगे तो आपको 25 जूल मिलेगा। मतलब आप 100 जूल सन की हीट एनर्जी लोगे तो 25 जूल आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ 25% एफिशिएंसी। सिंपल मीनिंग यही, ठीक है ना। 100 जूल लेगा तो 25 जूल देगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ ये एफिशिएंसी, ठीक है।
तो फिर आता है सोलर वाटर हीट पंप, ठीक है, सोलर वाटर हीटर पंप भी आता है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं। आपको सबसे कॉमन डिवाइसेस तो आपका जो ये स्ट्रीट लाइट्स होती है जिसपे सोलर पैनल लगा रहता है, अब वो कैसे काम कर दिया, जो आपको जो सोलर पैनल लगा रहता है जो ग्रे कलर का आपको दिखाई देता है वो ग्रेफाइट का होता है, सिलिकॉन ग्रेफाइट का मिक्स होता है। जब उस पर सन की रेज गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमना स्टार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमना स्टार्ट होते हैं तो वो करंट बनाना स्टार्ट करते हैं, और वो करंट जो सेल होता है सोलर सेल उसमें डीसी करंट स्टोर हो जाता है, मतलब एनर्जी जो होती है स्टोर हो जाती है, तो वो सेल क्या हो जाता है, चार्जअप हो जाता है पूरा। तो जब नाइट में जब सन नहीं होता है तब हम वो चार्जअप जो सेल पूरा जो उसने पूरे दिन भर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करिए स्टोर करिए उसको हम नाइट में यूज़ कर सकते हैं लाइट जला के, ठीक है। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, क्योंकि जब भी हीट एनर्जी किसी ये ग्रेफाइट और सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उन पे स्ट्राइक करती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जंप करके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, और वो क्या करते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाना स्टार्ट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम क्या सोलर सेल में स्टोर करके रखते हैं, और जब नाइट होता है जब अंधेरा होता है तब हम उसको उसके सेल्स को एक्टिवेट करके फिर क्या करते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं, जो पूरे दिन भर वो सेल्स क्या होते हैं चार्जअप होते हैं, वो होते हैं सोलर पैनल्स। ओके, क्लियर। यूजेस ऑफ सोलर सेल्स और सोलर सेल के यूजेस प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स इन रिमोट एरियाज मतलब जो सिटीज़ से बहुत दूर होते हैं, ठीक है, वो एरियाज में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और रेडियो और टेलीविज़न को ऑपरेट करने में हेल्प करता है। प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट हाउसेज सिचुएटेड इन द सी के पास जो वो बहुत हाइट पे जो लाइट हाउसेस होते हैं वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में सोलर सेल्स काम आते हैं। सोलर सेल्स आर यूज फॉर ऑपरेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स, ठीक है, तो उसके लिए भी यूज़ होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये सब एडवांटेजेस हैं या यूजेस हैं सोलर सेल्स के, पर एक चीज़ का याद रखिएगा, दे आर कॉस्टली, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज लिमिटेशन ऑफ सोलर कुकर, ये एक टॉपिक रह गया था। सोलर कुकर मैंने आपको बताया था एक तरह का रिफ्लेक्टर होता है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर होता है, इस पे लाइट रेज आके टकराती है, ये लाइट रेज टकरा के इसमें जाती है, इस बॉक्स के अंदर हम फूड जो भी आपको फूड रखना है गर्म करने के लिए 80 से 75 से 85 डिग्री सेल्सियस तक ही इसमें आ पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास शीट का कवर लगा होता है, ठीक है, तो जो लाइट रेज अंदर जाती है वो बाहर नहीं निकल सकती, तो यहाँ पे ग्लास शीट का एक क्या होता है कवर होता है, तो लाइट रेज अंदर जाएगी, लॉन्ग रेडिएशन अंदर जाती है तो वो बाहर नहीं निकल पाती, तो अंदर जो ब्लैक कलर की पूरी कोटिंग होती है वो लॉन्ग रेडिएशन जो रेडिएशन स्क्वायर वेवलेंथ को इंफ्रारेड रेस को क्या कर लेती है ट्रैप कर लेती है, जिससे कि अंदर का जो पूरा पोर्शन है वो पूरा गर्म हो जाता है और जो फूड है उसको आप वार्म कर सकते हैं। तो ये आपका सोलर कुकर का है। इसी के कुछ लिमिटेशंस हैं, ये नाइट में यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि नाइट में अवेलेबल नहीं होता सन, और ना ही ये मानसून में यूज़ हो सकता है, मतलब रेनी सीजन में भी इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो रिफ्लेक्टर होता है, जैसे ही सन का पोजीशन चेंज होता है तो रिफ्लेक्टर को भी आपको घुमाते रहना पड़ेगा, चेंज करता रहना पड़ेगा, तो ये काम करेगा ढंग से ढंग। और कांट बी यूज फॉर फ्राइंग, फ्राई करने के लिए फूड वाली चीज़ों को फ्राई करने के लिए यूज़ नहीं होता। ओके, क्लियर। स्टार्ट कर रहे हैं बायोमास एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो बायोमास में से एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो सबसे पहले तो बायोमास क्या होता है, ठीक है। बायोमास इंक्लूड्स वुड, एग्रीकल्चर वेस्टेज, काउ डंग, एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, इवन ह्यूमन एक्सक्रीटा दैट आर कंसिडर्ड अंडर बायोमास। बायोमास पूरा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बायोमास बोलते हैं, जिसमें कैटल डंग, एनिमल का वेस्ट और प्लांट का वेस्ट मेन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा प्लांट है इसको बायोगैस प्लांट बोला जाता है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 1-2 बार पूछा हुआ है, 2-3 बार आई थिंक पूछा हुआ है, आई थिंक क्या पूछा हुआ है ये कंफर्म है ये, ठीक है ना। कभी कभी तो डायग्राम आ जाता है और लेबल करने के लिए बोला जाता है। तो इस डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले तो जो बायोमास है, बायोमास पे जो भी वेस्टेज है उसका स्लरी बना के, वाटर मिक्स करके स्लरी बना के, आप यहाँ पे देख रहे स्लरी, ठीक है, यहाँ से हम इसको फेड करेंगे। ये मेन जो डाइजेस्टर पार्ट है इसको बोलते हैं डाइजेस्टर पार्ट है। पूरा टैंक जो है ये डाइजेस्टर है, जो मैंने लिखा हुआ है डाइजेस्टर टैंक है। ये सील्ड होता है, सील्ड मतलब पूरा पैक्ड होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन होता है इस स्लरी का, इस बायोमास का, वो एनएरोबिक डीकम्पोजिशन होता है, जो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जब एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसका डीकम्पोजिशन करते हैं तो इसमें गैस लिबरेट होती है, उस गैस को हम बोलते हैं बायोगैस, बायोगैस भी बोलते हैं और गोबर गैस भी बोलते हैं,
ठीक है। तो बायोगैस जो है उसके अंदर जो मेन जो गैस है वो 75% मीथेन होती है। तो बायोगैस की जो स्मेल होती है इसलिए वो सीवेज जो गैसेस है उसकी तरह होती है। तो बायोगैस की जो स्मेल होती है उसमें अंदर 75% जो है इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो मीथेन है। 75% ये पूछा हुआ है बहुत बार। जो मेन कंस्टिट्यूएंट है बायोगैस का वो क्या है, मीथेन है। 75% गैस मीथेन ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रोटन एग वाली स्मेल जो होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड देती है। ठीक है, तो ये है बायोगैस। अब ये बना कैसे, वो स्लरी फैड करी, डाइजेस्टर टैंक में गई, सील्ड चैम्बर है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन हुआ, एनारोबिक बैक्टीरिया ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसको डिकम्पोज किया, बायोगैस लिबरेट हुई, गैस टैंक से बायोगैस निकली और जो गैस आउटलेट है वहाँ पे पहुँची। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो गैस लिबरेट होगी वो इस पाइप से बाहर निकल जाएगी और जहाँ पे इसका यूज़ है हम इससे जो सिलेंडर्स हैं वो भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात, बायोगैस पूरा लिबरेट होने के बाद जो स्लरी बच जाती है, स्लरी जो बच जाती है मतलब बायोगैस पूरा निकल चुका है, स्लरी पूरी डिकम्पोज हो चुकी है, तो वो स्लरी को हम एज अ मैन्योर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे आर रिच इन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। तो उसको मैन्योर में यूज़ कर सकते हैं इन द फील्ड्स। ठीक है, और वो ऑर्गेनिक होती है 100%। ठीक है, तो इस तरह से पूरा जो वेस्ट है, रूरल एरिया का वेस्ट, वो पूरा डिकम्पोज भी हो सकता है अच्छे से, उसका मतलब पूरा मतलब एक तरह का पूरा क्लीनिंग भी हो सकता है और साथ ही साथ एनर्जी भी मिल सकती है। तो अब ये भी देख लेते हैं कि बायोगैस के एडवांटेजेस क्या है। यूज एज अ कुकिंग फ्यूल, जैसे एलपीजी के सिलेंडर आते हैं वैसे बायोगैस के भी सिलेंडर आ सकते हैं। तो आप स्मेल के लिए सोच रहे होंगे, स्मेल का कोई टेंशन नहीं है, हम कुछ ऐसे केमिकल्स मिला सकते हैं जिससे वो स्मेल पूरी क्या हो सकती है, रिमूव हो सकती है, ऑर्डर फ्री होती है। आजकल बहुत तरह के केमिकल्स आ चुके हैं। नो पॉल्यूशन, किसी भी तरह का ये गैस पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। और अच्छी बात ये है कि जितना भी एनिमल और प्लांट वेस्टेज है वो डिकम्पोज हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी बात ये है। हाई कैलोरिफिक वैल्यू, इसकी कैलोरिफिक वैल्यू बहुत हाई है, तो अच्छी बात है। कैलोरिफिक वैल्यू अगर हाई होगी तो किलो जूल पर केजी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो 1 kg बर्न होगी तो ज़्यादा एनर्जी देगी, है ना। यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और वही लास्ट पॉइंट है, द स्लरी लेफ्ट आफ्टर बायोगैस कैन बी यूज्ड एज मैन्योर इन फील्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्लरी लेफ्ट रह जाती है वो एज अ मैन्योर यूज़ हो सकती है फील्ड्स में। तो यहाँ पे ध्यान रखिए 75% मीथेन होती है बायोगैस में। ओके, स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका एनर्जी फ्रॉम सी। एनर्जी फ्रॉम सी में आपके 3 टाइप की एनर्जी आती है, जिसमें एक हाइपोथेटिकल है, मतलब एक्सपेरिमेंटल, जो अभी तक यूज़ हुई नहीं है, वो है वेव एनर्जी। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये जस्ट एन आइडिया है, अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ये प्रैक्टिकली अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है कहीं पे भी। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइडल एनर्जी से। टाइडल एनर्जी के लिए टाइडल बैरेज, एक डैम बनाना पड़ता है। ठीक है, इस तरह का आप डैम देख सकते हैं। और आपको लो टाइड और हाई टाइड के बारे में तो पता है। सन जब अट्रैक्ट करता है तो जो सी से हाई टाइड उठती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड जो है रिजर्वियर है। रिजर्वियर मतलब एक टैंक जैसा है, रिजर्वियर है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं हाई टाइड, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाई टाइड। हाई टाइड मतलब जो समुद्र से जो ऊंची लहरें उठी हैं मून के अट्रैक्शन की वजह से, वो यहाँ से पास होगी। तो आप यहाँ पे एक पैसेज देख रहे हैं और यहाँ पे एक टरबाइन फिक्स है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक टरबाइन है। तो जब हाई टाइड आएगी तो सी से, कहाँ से, सी से वाटर कहाँ पे आएगा, रिजर्वियर से। सी से कहाँ पे आएगा, रिजर्वियर। जब क्या केस होगा, हाई टाइड का होगा। सी से लहर आएगी किस तरफ, लहरें उठ के आएंगी पानी के किस तरफ, रिजर्वियर की तरफ। तो वो टरबाइन को घुमाएगी, टरबाइन घूमेगा तो पता है शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी इन द जनरेटर, बाय द जनरेटर। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये हाई टाइड की वजह से जो पानी पूरा आया था वो इसको घुमा देगा और पूरा पानी कहाँ भर जाएगा, रिजर्वियर भर जाएगा। क्योंकि पूरा जो हाई टाइड से पानी था सी से, वो किस तरफ चला आया, रिजर्वियर की तरफ। अब रिजर्वियर तो हो गया फुल। अब जब लो टाइड का केस होगा, जब हाई टाइड नहीं होगी, लो टाइड होगी, तब पानी रिजर्वियर से, वाटर रिजर्वियर से किस साइड जाएगा, सी के साइड। तो वो केस हो जाएगा रिजर्वियर से किस साइड, सी साइड, जब क्या होगा, लो टाइड होगा। और ये केस क्या था, हाई टाइड का। ठीक है,
तो दोनों ही तरीकों में टरबाइन का तो घूमना दोनों में ही घूमने वाली है। जब इधर से इधर पानी आएगा तो भी घूमेगी, इधर से इधर जाएगा तो भी घूमेगी। तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव ये था कि टरबाइन को घुमाना है, क्योंकि टरबाइन घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी बाय द जनरेटर। तो इस एनर्जी को बोलते हैं टाइडल एनर्जी, जो हाई टाइड या लो टाइड पे काम करता है। ठीक है, अब मतलब जो एनर्जी ऑफ टाइड्स पे काम करता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ वेव एनर्जी पे। अब ये जो वेव एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। एक्सपेरिमेंटल मतलब इसको जस्ट एन आइडिया बोल सकते हैं कि ऐसा आइडिया है कि ऐसा सोच रहे हैं साइंटिस्ट कि हम एक फ्लोटिंग टाइप के जनरेटर्स सी के, आपको पता है कि सी के ऊपर जो विंड फ्लो करती है ना, वो बहुत हाई होती है, बहुत तेज हवा होती है। तो वो ऐसा चाहता है कि हम सी के ऊपर एक तरह के फ्लोटिंग जनरेटर्स लगा दें। तो जब वो बहुत तेज़ हवा जो विंड जाएगी तो फ्लोटिंग जनरेटर्स में टरबाइन को घुमाएगी और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, वो हम यूज़ कर लेंगे। टू सेट अप फ्लोटिंग जनरेटर्स इन द सी, दिस वुड मूव अप एंड डाउन विद द सी वेव्स। जो सी के ऊपर जो वेव्स जाएंगी उसकी वजह से ये जनरेटर्स अप एंड डाउन होंगे। दिस मूवमेंट वुड ड्राइव जनरेटर्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसकी मूवमेंट की वजह से जनरेटर्स चलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, लिबरेट होगी। तो वो है आपका वेव एनर्जी। ओके, फिर आपका आ रहा है ओशियन थर्मल एनर्जी। क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी। अब ओशियन थर्मल एनर्जी क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ओशियन का जो टॉप सरफेस होता है, जब उस पर सन की रेज स्ट्राइक करती है तो वो टॉप सरफेस एकदम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। और जैसे जैसे आप ओशियन के नीचे जाते जाएंगे तो आपको जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा और ठंडा होता जाएगा नीचे जैसे जैसे जाएगा। तो आप ओशियन की दो लेयर मानिए, एक लेयर ये है और एक लेयर ये है। सन यहाँ पर है, ठीक है। तो ये लेयर ज़्यादा वार्म होगी और ये लेयर क्या होगी, कोल्ड होगी, है ना, क्योंकि सन की रेज इस पर डायरेक्ट पड़ रही है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी इंटेंसिटी कम हो जा रही है, तो ये ठंडा होगा, ये गर्म होगा। इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब ये ज़्यादा गर्म है, ये एकदम ठंडा है ना। तो आपने बहुत पहले ही, बहुत अर्लियर क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ लिया है, टेम्परेचर डिफरेंस जब होता है तो हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अच्छा, हाई टेम्परेचर क्या है? ये। लो टेम्परेचर क्या है? ये। तो हीट कैसे फ्लो करेगी? इस तरीके से, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। और ये हीट जब फ्लो करेगी तो हम इस हीट को किस में यूटिलाइज कर सकते हैं? अमोनिया जो होता है उसको बॉईल करने में। हम अमोनिया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कि जो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर आती है, वो अमोनिया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम हीट करने में यूज़ करते हैं। वो वेपर्स बनाते हैं। जब वो लिक्विड है तो लिक्विड हीट लेगा तो क्या बनाएगा? वेपर्स बनाएगा। और जब वेपर्स बन जाएंगे तो स्टीम बन जाएगी। स्टीम क्या करेगी? टरबाइन को रोटेट करेगी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्योंकि टरबाइन रोटेट होगा तो शाफ्ट रोटेट होगा, शाफ्ट रोटेट होगा तो कंडक्टर रोटेट होगा, और कंडक्टर जब रोटेट होगा जनरेटर में तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? जनरेट करेगा। तो ये ओशियन थर्मल एनर्जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OTE भी बोला जाता है। और इसका प्रिंसिपल क्या है? द एनर्जी अवेलेबल ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द सरफेस ऑफ ओशियन एंड एट डीपर लेवल्स इज कॉल्ड ओशियन थर्मल एनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OTE। तो इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी फ्रॉम सी। हम सी में 3 टाइप की एनर्जी देख चुके हैं कि किस किस तरह से हम एनर्जी लिबरेट कर सकते हैं। ओके, पहुंचे हैं जियोथर्मल एनर्जी पे, और ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का लास्ट एनर्जी का पार्ट आता है। जियोथर्मल एक एकदम ही अलग कॉन्सेप्ट। जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट, है ना। जो अर्थ में से हीट निकल रही है उसको हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। अब होता क्या? होता ये है कि अर्थ में आपको पता है कि जो सॉइल की कुछ लेयर्स होती है, ए होराइजन, बी होराइजन, सी, डी, फिर लास्ट में अल्टीमेटली बेड रॉक की लेयर आती है, रॉक्स की लेयर होती है। मतलब अर्थ के कहीं कहीं पे जगह पे जो रॉक्स की लेयर है वो बहुत ही गर्म है, मतलब जो रॉक्स हैं वो बहुत ही हीटअप है। और पहला क्वेश्चन ये आता है, ये हीटअप क्यों है? ठीक है, तो ये हीटअप इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब होता है यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जिससे कि न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूल भी बनता है जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, वो मैं बाद में बताऊँ, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पे जो रिएक्शंस होती रहती है, उस वजह से जो
रॉक है वो हीटअप हो जाते हैं। अब जो रॉक हीटअप हो जाते हैं, बेड रॉक की लेयर जो अर्थ के अंदर है, वहाँ पे जो भी वाटर प्रेजेंट होगा वो रॉक उस वाटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, स्टीम में, क्योंकि रॉक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से गर्म हो रहे हैं और वो हीट किसको ट्रांसफर कर देंगे, वाटर को, और वाटर वो हीट लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। ठीक है, जब ये स्टीम हाई प्रेशर से, मतलब जब आप अर्थ में जो बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती है उनसे अर्थ में ड्रिल किया जाता है, जहाँ पे ये हॉट स्पॉट्स पाए जाते हैं, ये इन एरियाज को जहाँ पे इस तरह के हॉट रॉक्स प्रेजेंट होते हैं उनको हॉट स्पॉट्स बोला जाता है। ठीक है, जनरली यूएसए और न्यूजीलैंड में पाया जाता है और बहुत सारे जगह पे नहीं है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, कहीं कहीं पे ही अवेलेबल है। ठीक है, तो जहाँ पे अवेलेबल है वो यूएसए और न्यूजीलैंड ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल है, तो उन जगह को हॉट स्पॉट्स बोला जाता है जहाँ पे ये जो स्टीम है, जो वाटर की स्टीम है, वो हम पाइप से ड्रिल करके उसको पाइप के थ्रू बाहर लेते हैं और वो स्टीम हाई प्रेशर में होती है, जिसको हम स्टीम पे, तो जिसको हम टरबाइन पे बम्बार्ड करवाते हैं या स्ट्राइक करवाते हैं, जिससे टरबाइन रोटेट करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज एक ही है कि ये नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। ठीक है ना, कैपिटल कॉस्ट तो हाई है क्योंकि ड्रिलिंग का कॉस्ट और वो सब का कॉस्ट बहुत हाई होता है, कैपिटल कॉस्ट हाई रहता है इसमें, क्योंकि जो मशीनरी सेटअप करनी पड़ती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है। पर ये नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है, इसमें से कोई, ये पूरा नॉन पॉल्यूशन है, इसमें कोई तरह किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता, ये इसका एडवांटेज है। अब जो स्टीम निकली वो आपने टरबाइन पे बम्बार्ड कराई, ठीक है, और टरबाइन घूमी, जिससे कि जनरेटर, बताइए आपको पूरा मैकेनिज्म, तो टरबाइन घूमेगा तो शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट से कंडक्टर घूमेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ऐसी एनर्जी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इसका जो मेन है वो यूएसए और न्यूजीलैंड में, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके नोट्स में काम है। ओके, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उस पर लास्ट पे आ चुका है, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। एक टॉपिक और बाकी है, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो न्यूक्लियर एनर्जी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये दो प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं, जो मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी दिया था। एक है फिजन, दूसरा है फ्यूजन। फिजन आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, क्योंकि आप बायोलॉजी में भी बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन पढ़ के आते हैं। फिजन का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना। ठीक है, तो फिजन कौन सा प्रोसेस है? दो तरीके से न्यूक्लियर आपका एनर्जी लिबरेट होता है, एक फिजन प्रोसेस है और एक फ्यूजन प्रोसेस है। तो फिजन प्रोसेस में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस जिसका मास बहुत ज़्यादा होता है वो स्प्लिट होता है दो या दो से ज़्यादा लाइटर न्यूक्लियाई में, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है, लिबरेट होती है। जैसे कि आपको पता है जो ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है उसके लिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें यूरेनियम आता है, प्लूटोनियम आता है, थोरियम आता है, बहुत तरह के आते हैं। मैंने सबसे पहले यूरेनियम लिया। यूरेनियम पे हम क्या स्ट्राइक करेंगे, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास नंबर होता है 1, एटॉमिक नंबर होता है 0। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो आइसोटोप्स में। ठीक है, जब फिजन प्रोसेस होगा तो ये न्यूट्रॉन यूरेनियम पे क्या होगा, बम्बार्ड होगा, स्ट्राइक होगा, और वो बेरियम और क्रिप्टन दो एलिमेंट्स क्या करेंगे, इसमें से फॉर्म होंगे, ये टूटेगा, यूरेनियम टूटेगा, ठीक है, ब्रेक डाउन होगा और बेरियम और क्रिप्टन देगा। साथ में 3 न्यूट्रॉन्स और प्रोड्यूस होंगे। ये 3 न्यूट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में जाके क्या होंगे, और यूरेनियम पे क्या होंगे, स्ट्राइक होंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये 3 न्यूट्रॉन में से एक लॉस्ट हो जाता है, वो ये प्रोसेस इस तरह से चलता है। ये सब कोई आपके मतलब 10th के बेस पे कोई मायने नहीं रखता है। मेन चीज़ है आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन इस तरह से होती है, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन बम्बार्ड होता है, बेरियम और क्रिप्टन लिबरेट होता है, 3 न्यूट्रॉन लिबरेट होते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेट होती है। अब यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो बहुत ज़्यादा लिबरेट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो मेन एप्लीकेशन है वो आपका एटम बॉम्ब में आता है। किस में आता है, एटम बॉम्ब में आता है और न्यूक्लियर रिएक्टर में आता है। इंडिया के अंदर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, तमिलनाडु में, गुजरात में, यूपी में, बहुत जगह पे हैं। ठीक है, तो वो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, यूरेनियम एज अ फ्यूल लेके, प्लूटोनियम और यूरेनियम एज अ फ्यूल लेके, उसकी न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी जो ये निकलती है, इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा मैनकाइंड के लिए यूज़ है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हमारी जो नीड है इलेक्ट्रिसिटी की वो हम इससे फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा, इसकी एक गलत जो यूज़ हुआ है वो एटम बॉम्ब में हुआ है। एटम बॉम्ब में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, उसके अंदर यूरेनियम प्लूटोनियम यूज़ किया जाता है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलती है। तो ये रिएक्शन क्या होती है, कंट्रोलेबल है। कंट्रोलेबल मतलब ह्यूमन इसको कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूजन रिएक्शन।
ठीक है। पर अगर मैं फ्यूजन की बात करूँ, जो दूसरी टाइप की रिएक्शन आती है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, है ना, दो चीज़ का जुड़ना। तो यहाँ पे फिजन और फ्यूजन में बोलूँ तो एक दूसरे के अपोजिट है। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में दो लाइट न्यूक्लियाई मतलब दो हल्के न्यूक्लियस क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। अब ये रिएक्शन कहाँ होती है, ये रिएक्शन आपकी सन में होती है, ठीक है, सन और स्टार्स, ठीक है। सन में 70% हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स जो है और बाकी जो 5% होता है उसमें कार्बन, नाइट्रोजन और बाकी सब रहता है। तो जो सन का जो मेन पोर्शन है वो हाइड्रोजन का बना हुआ है। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ पे मैं ड्यूटेरियम की बात कर रहा हूँ, ये दिख रहा है 2H1 2H1। ड्यूटेरियम कंबाइन हो रहे हैं, फ्यूजन प्रोसेस में जा रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं, 3 हीलियम 2। यहाँ पे मास नंबर आपने 4 पढ़ा होगा, 3 भी होता है, आइसोटोप्स है, ठीक है। आइसोटोप्स, यू आर वेल अवेयर ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, क्लास 9th में आप पढ़ चुके। न्यूट्रॉन निकलता है और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है दो में, इसमें दो लाइट न्यूक्लियस ज्वाइन होके हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो फिजन और फ्यूजन अपोजिट प्रोसेस है, पर दोनों में हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। हीट एनर्जी जो निकलती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो अनकंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल मतलब उसको हम ह्यूमन यूज में नहीं ले सकते, मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते। किससे, फ्यूजन से। तो फ्यूजन का जो मेन यूज है वो हाइड्रोजन बॉम्ब में। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो बेस्ड है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे, ठीक है। अब वो कैसे वर्क करता है हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है और उसके अंदर हम एटम बॉम्ब लगाते हैं जो आपका इससे क्या बोलते हैं प्लूटोनियम और यूरेनियम से बना होता है। जब वो अंदर का एटम बॉम्ब बर्स्ट होगा तो वो जो क्या बोलते हैं ये आपका हाइड्रोजन बॉम्ब है उसको भी क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा। और इसमें जो एनर्जी निकलती है वो इतनी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि उससे पूरा अर्थ भी क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्योंकि 10⁻⁷ केल्विन इतना टेम्परेचर पहुंचने में जस्ट मिली सेकेंड लगते हैं अगर कोई थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में जाता है। किस में जाता है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन किस में होती है, हाइड्रोजन बॉम्ब में। किस में होती है, हाइड्रोजन बॉम्ब में, ठीक है। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन हाइड्रोजन बॉम्ब और फिजन एटम बॉम्ब, ये याद रखिए। फिजन क्या होगा, एटम बॉम्ब होगा। और ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो ज़्यादा डेंजरस है एटम बॉम्ब से, क्योंकि इसकी जो एनर्जी जनरेट होगी वो इतनी ज़्यादा है कि वो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। वो अनकंट्रोलेबल तो है ही है और वो जो डिस्ट्रॉय करेगी वो भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फिजन, ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है ये जनरली ड्यूटेरियम और आपका लिथियम का बना होता है। किसका, ड्यूटेरियम और लिथियम का। और ये बना होता है यूरेनियम और प्लूटोनियम का। ओके, क्लियर। स्टार्ट कर रहे हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो भी पढ़ा था हमने। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी फ्रॉम अ वेरी स्मॉल ऑफ ए न्यूक्लियर फ्यूल। बहुत ही कम अमाउंट का यूरेनियम प्लूटोनियम लगता है जिससे कि एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो आपका जो फ्यूल है वो बहुत कम खर्च होता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा निकलती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस गैसेस लाइक CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता जब ये मतलब कंज्यूम होता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस से हम बचते हैं, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इनके फिजन रिएक्शन से प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में है कि जो इसमें से वेस्ट बचता है, मतलब जब पूरा फ्यूल कंज्यूम हो जाता है और जो वेस्ट बचता है उसके अंदर से रेडियो एक्टिव, हार्मफुल रेडियो एक्टिव रेज निकलती है, अल्फा बीटा गामा, सुना होगा आपने, ठीक है। और वो रेज बहुत ही हार्मफुल होती है क्योंकि वो जीन में म्यूटेशंस कर सकती है जिससे कि कैंसर हो सकता है, ठीक है। फिर आता है रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक्सीडेंट का भी रिस्क होता है, और अगर वो न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे कि हार्मफुल रेडिएशंस उसमें से निकल जाती है, तो आसपास के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन पर बहुत ही डेंजरस, इवन ह्यूमन बींग्स पर भी बहुत ही डेंजरस असर पड़ेगा। फिर हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने के लिए खर्चा बहुत ही ज़्यादा आता है, तो उनका जो कॉस्ट है इंस्टॉलेशन का वो बहुत ही हाई रहता है। और लास्ट पार्ट, वेरी कॉस्टली टू डिस्पोज देम डीप इनसाइड द अर्थ। जो न्यूक्लियर फ्यूल जब पूरा कंज्यूम हो जाता है, जब वो एनर्जी देना बंद कर देता है, तो भी वो रेडिएशंस देना छोड़ता नहीं है, मतलब हार्मफुल रेडिएशंस तब भी निकलती रहती है। और उसको प्रॉपर डिस्पोज, मतलब आप उसको कहाँ पे मतलब उसको मतलब डिस्ट्रॉय करेंगे या उसको डिस्पोज करेंगे, तो हमको ऑलमोस्ट अर्थ में बहुत किलोमीटर्स डिग करना पड़ता है, और स्टील के कंटेनर में जिसमें लेड
की पूरी पैकिंग की जाती है, उसमें उसको डिस्पोज करते हैं अर्थ, डीप इनसाइड द अर्थ। तो वो भी एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस। अब जरा एटम बॉम्ब की मैं बात करूँ तो एटम बॉम्ब आपको सभी को पता है, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था जिसमें यूएस ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे हमला किया, तो उसमें एटम बॉम्ब का यूज़ किया था, जिससे कि वो ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स बैक चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ का लॉसेस हुआ था और जो जनरेशन भी आई थी उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिजीज़ेस आई थी। तो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग चीज़ है। एक इम्पॉर्टेंट बात, जो फ्यूज़न रिएक्शन होती है, फ्यूज़न रिएक्शन अनकंट्रोलेबल है, फ्यूज़न रिएक्शन को हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। अभी एक रिसर्च पेपर में हुआ था कि फ्यूज़न रिएक्शन को ड्यूटेरियम जो होता है, ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम की फ्यूज़न रिएक्शन को कंट्रोल किया गया था यूके की एक लैब में। ठीक है, पर मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि फ्यूज़न रिएक्शन से जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है। रेडियो एक्टिव मतलब उसमें वो हार्मफुल नहीं है, मतलब फ्यूज़न रिएक्शन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा वो हार्मफुल नहीं है। मैं जो ये डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये फिज़न का डिस्कस कर रहा हूँ। किसका डिस्कस कर रहा हूँ? फ्यूज़न का, क्योंकि काम की फिज़न ही है, क्योंकि फ्यूज़न तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, उसको हमने अभी तक यूज़ किया नहीं है मैनकाइंड के लिए। ओके, क्लियर? जैसे कि हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, दैट इज एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़, जितने भी हमने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल डिस्कस किए हैं, कोई भी पॉल्यूशन फ्री नहीं है। ठीक है, तो माइंड में से ये निकाल देना कि कोई भी पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री हो नहीं सकता। हाँ, वो दूसरे फ्यूल के कंपेयर में क्लीन हो सकता है या उससे कम पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। जैसे सीएनजी है, वो कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी को किस तरह से मतलब एफिशिएंट मान सकते हैं। तो 4 पॉइंट दे रखे हैं। ईज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स, आप कितनी ईजिली एनर्जी निकाल सकते हैं किसी सोर्स में से। कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, कितना खर्चा होता है निकालने में। एफिशिएंसी, मतलब अगर आप 100 जूल इनपुट दे रहे हैं तो आपको आउटपुट कितना मिल रहा है। अगर ज़्यादा एफिशिएंट होगा, 50% होगा, तो आप 100 जूल इनपुट दोगे तो 50 जूल मिलेगा, है ना। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप इतनी प्रेशर एनर्जी दोगे वाटर की तो इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो वो इनपुट आउटपुट पर डिपेंड करता है, दैट इज एफिशिएंसी। फिर आता है एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय यूजिंग दैट सोर्स, है ना। वो सोर्स से कितना एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है। एनवायरमेंटल डैमेज का मतलब है जो वेजिटेशन का लॉस हो रहा है, या प्लांट्स और एनिमल के जो शेल्टर्स है, हैबिटेट्स है वो खराब हो रहे हैं, या पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इन 3-4 फैक्टर्स पे एनवायरमेंटल के जो डैमेजेस है वो मतलब एनर्जी के कंसिक्वेंसेस डिपेंड करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी एनर्जी सोर्स पॉल्यूशन फ्री हो नहीं सकता। अगर सोलर सेल पॉल्यूशन फ्री है, पर उसकी असेंबली जब हम करेंगे, असेंबली मतलब उसको सब चीज़ों से जब जोड़ेंगे, उसकी मशीनरी पार्ट से जोड़ेंगे, तो वो पॉल्यूशन फ्री नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। क्लियर?